बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पोएम होली थर्सडे डिवेस ऑन अ होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन बाय विलियम ब्लैक। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। या तो आपको पोएम दिया जाता है, कोई नावल की पैसेज दी जाती है या कोई प्रोज दी जाती है जिसकी आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है। सो इस पोएम की एनालाइजेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसी भी टेक्स्ट की कैसे आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पोएम को देखते हैं। किसी भी चीज़ की स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने के लिए उस चीज़ को, उस टेक्स्ट को, उस नावल को या उस पोएम के जो लाइंस हैं उनको गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या क्या अल्फाज यूज़ हुए, कौन कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है, कौन से कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, डॉट्स, ये सब कुछ आपने देखना होता है। खैर ये तो हम आगे देखेंगे क्योंकि जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। Twice on a holy Thursday their innocent faces clean, the children walking two and two in red and blue and green. Grey-headed bedless walk before with wands as white as snow, till into the high dome of pearls they like Thames water flow. Oh, what a multitude they seem, these flowers of London town. Seated in companies, they sit with radiance all their own. The hum of multitudes was there, but multitudes of lumps, thousands of little boys and girls raising their innocent hands. Now, like a mighty wind, they raise to heaven the voice of song, or like harmonious thunderings, the seats of heaven among. Beneath them sit the aged men, wise guardians of their poor. They cherish pity, lest you drive an angle from your door. So, अब पोएम तो हमने पढ़ लिया है। अब आपने पोएम लाइक आई सेड कि आपने गौर से पढ़ना होगा कि उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। जब भी हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। मींस एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट में आपको सिंपल बताता हूँ। जो पूरी टेक्स्ट होती है या पूरा पोएम है या जो भी आप लिखते हो उसकी समरी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब आपने उस टेक्स्ट में क्या क्या कवर करना है ये सब चीज़ आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हो। अब यहाँ पे लिखा है लाइक अगर मैं इस पोएम की एब्स्ट्रैक्ट आपको बताऊँ तो इस पोएम में कुछ इस तरह है कि द एम ऑफ दिस पोएम, अब ये मैं इस एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ इस पोएम की। द एम ऑफ दिस पोएम दिस पेपर इज़ टू एनालाइज ब्लैक्स पोएम होली थर्सडे आई फ्रॉम द विविंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। अब आपने इस पर गौर करना है कि इसमें किस किस तरह अल्फाज यूज़ हुए हैं। The stylistic analysis shelters the different features such as the lexosyntactic patterns and choices, semantically, grammatically, graphological and phonological patterns. This analysis is helpful in understanding the basic concept of poem, that is basically irony, which poet doing on cathedral hypocrisy. Though this poem is impersonal in tone and mood but defect the general reality behind these religious traditions. The poem is simple but the theme is universal. This research is accommodating to analyze the structure and style of William Blake's poem. The poet conveyed his message, themes, views and handling of the fake ideology forcefully by using different stylistic analysis. अब आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट में जिसने भी ये रिसर्च की है या जिसने भी ये पोएम की लाइक स्टाइलिस्टिक एनालिसिस की है उसने पूरी वो समरी बता दिया कि इस पोएम में है क्या और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको बता दी गई। फिर उसके बाद कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स आपको पता है कि की का क्या मतलब? की मीन्स अहम। अहम जो अल्फाज होते हैं ना उसको आपने चूज़ करना। अब यहाँ पे जो हमने जब एब्स्ट्रैक्ट की बात की तो उसमें अहम वर्ड कौन कौन से थे? ग्राफोलॉजिकल, हिपोक्रेसी, इनोसेंस, लिक्सोसिंटेंटिक पैटर्न्स, फोनोलॉजिकल, स्टाइलिस्टिक एंड व्यू पॉइंट, ये जो थे इसके कीवर्ड्स थे। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देनी है। अब इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली पूरे पोएम की बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद करनी है वो है राइटर के बारे में। अपने राइटर के बारे में लिखना है, राइटर के लाइफ के बारे में लिखना है कि राइटर के इम्पॉर्टेंट वर्क कौन से हैं, राइटर के जो पोएम्स हैं उसमें किस टाइप के थीम्स यूज़ होते हैं, राइटर की डेट ऑफ बर्थ, राइटर जो है किस इरा में लाइक उसकी जो बर्थ हुई थी वो, और किस तरह लिखते थे, कौन सा स्टाइल अपनाते थे। सो ये चीज़ें आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद यही इंट्रोडक्शन में जब राइटर के बारे में आप ख़त्म कर दो उसके बाद राइटर के बारे में
लिखने के बाद आपने क्या करना है, पोएम से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे रही है। लाइक होली थर्सडे इज़ अ पोएम रिटन बाय ब्लैक taken from this book of poems named as Songs of Innocence. This book is written in 1789. This poem portrays a ceremony celebrated on Ascension Day known as Holy Thursday in England. Now this name is also called Maundy Thursday generally. So it means आपने उस poem से related, उस text से related आपने introduction देनी है कि ये poem जो है कहाँ से ली गई और ये कौन से book से ली गई और राइटर के क्या तासुरात है इस पोएम से, मीन्स इस पोएम को लिखने के बाद। ये सारी चीज़ें जो है आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। और इसकी जैसे लास्ट लाइन है, द पोएम डिपेक्ट्स द क्रूल आयरनी इन दिस वे दैट इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रूली इनोसेंट चिल्ड्रन देयर आर विक्ड मैन who stifle the children. Black has means William Black has selected the name of this poem Holy Thursday as the title of this poem, which declares us more or less what the poem is about. And when we reading it, we noticeably have the revelation or vision of that Christian custom. So आपने देखा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर के बारे में, फिर उसके बाद आपने वो पोएम की जो है इंट्रोडक्शन देनी है। सो दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें इंट्रोडक्शन में। फिर इसके बाद बात करते हैं पोएम के थीम्स के बारे में। अब इस पोएम के अगर हम थीम देख रहे हैं, लाइक इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ऑल ह्यूमन विशेस आर इनोसेंट। सो लाइक इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात की थी कि ये इसका जो पोएम है ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया, मीन्स ये एक बुक है विलियम ब्लैक की एक बुक है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई। सो अब जब आप इनोसेंस की बात करते हो तो ओबियसली मीन्स वी टॉक अबाउट लाइक द ह्यूमन विशेस विच आर इनोसेंट। Even self-restraint is innocent and marks for pleasure, as Holy Thursday shows. The main theme that Blake designs in this poem is innocent enough, but the sense that under the surface is different, as the case with most poems in like the Songs of Innocence. In this poem, Blake took this theme of innocent to defect the hypocrisy of the cathedral. So simple, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो लास्ट में आपको पता चल जाता है कि यार इसमें कौन कौन से थीम्स यूज़ हुए, तो आप ईज़िली उसको गैस कर लेते हो। अब आप अगर पोएम पढ़ लोगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि इस पोएम में ये थीम्स हमें देखने को मिलते हैं और हमें लिखने चाहिए। और उसके बाद लाता है लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू आप बखूबी जानते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किसे कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ऑब्वियसली जो गैप रह जाती है उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों ने रिसर्च नहीं की होती, जिसमें गैप रह जाता है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो लेक जिसमें मीन्स कमी होती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो। और अगर वो ख़त्म करनी है आपने तो आप उसी पे जो है रिसर्च करना स्टार्ट करते हो। अब लिटरेचर रिव्यू ऑब्वियसली ये रिसर्च में आ जाती है। तो आप इधर पोएम की वो कर रहे हो और इस पोएम पे जो है ऑब्वियसली लाखों लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना था, आपने इस तरह सिंपल लिखना हो कि स्टाइलिस्टिक इज़ द स्टडी एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट इन रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्विस्टिक एंड टोनल स्टाइल। As a restraint, it associates literary criticism to linguistics. It does not roll as an independent area on its own. अब यहाँ पे जो वर्ड इंडिपेंडेंट एरिया यूज़ किया गया, आप जानते हो कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी एम्पैथेटिक ऑफ लिटरेचर एंड जर्नलिज्म एज वेल एज लैंग्विस्टिक, कि कोई भी इस पर कर सकता है। मीन्स अब आप हॉल में बैठे हो, ओबियसली अगर आपके सामने ये पोएम आता है तो सब इस पर करेंगे, सब ने इस पर ओबियसली स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी है। सो लिटरेचर रिव्यू इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई असाइनमेंट बनाते हो तब आपके लिए लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पेपर में ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू इतना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेवल्स को देखने हैं। मींस द लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस आर फॉलोइंग। अब सबसे पहला आता है फोनेटिक लेवल। आपको पता है कि फोनेटिक्स में हम साउंड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप साउंड्स किस चीज़ की बात, मतलब आपने ये देखना है, लाइक यहाँ पे लिखा गया है कि द फोनोलॉजिकल लेवल, दिस लेवल इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ एनी गिवन लैंग्वेज। इट डील्स विद रिकॉग्नाइज्ड rules of pronunciation. Phonological devices comprise like rhyme elements, consonants, alliteration, assonance. So ये सारी चीज़ें जो है फोनोलॉजिकल लेवल में आती है। अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको लिटरेरी डिवाइसेस का पता होना चाहिए। अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस का पता है तब आप फोनोलॉजिकल लेवल कर सकते हैं। ग्राफोलॉजिकल लेवल में क्या करते हैं, इट रिकग्नाइजेज द राइटिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज एंड स्टडीज़ द फॉर्मल रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन।
आपने रूल्स को देखने, जैसे स्पेलिंग, स्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक फॉर्मेशन एंड पंक्चुएशन इन द सेंटेंस, पंक्चुएशंस वगैरह देखने। उसके बाद ग्रामेटिकल रूल्स में क्या आता है या ग्रामेटिकल लेवल में क्या है, इट कंप्राइजेज बोथ सिंटैक्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल लेवल्स। मॉर्फोलॉजी से भी आप बखूबी वाकिफ़ हो, सिंटैक्टिक से भी आप बखूबी वाकिफ़ हो, and discusses the internal formation or structure of the sentence as its function is sequences. It identifies the clauses, phrases, words, nouns. मीन्स जब भी हम सिंटैक्टिक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली या मॉर्फोलॉजिकल की बात करेंगे तो उसमें हम एक एक चीज़ देखते हैं। मीन्स मॉर्फीम द स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी तरह फिर लाइक वर्ड्स आ गए, क्लॉज से फिर फ्रेजेस से फिर वर्ड्स, नाउन्स, वर्ब्स, इस तरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर lexical level like words. This lexical observes the mood in which distinct words are and phrases inclined to design in diverse linguistic context. On the semantic level, its position of stylistics, it studies words relative to internal expressiveness. लेक्सिकल लेवल को उर्दू में क्या कहते हैं, लग़त की सतह। मीन्स ये जो लेक्सिकल है इस मूड का मुशाहिदा करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, जिसमें अलग अलग अल्फाज और जुमले होते हैं। मुतनवा लसानी सियाक व सबाक में डिज़ाइन की तरफ माइल की पोजीशनों में मानवी सतह पर स्टाइलिस्टिक्स या अंदरूनी इजहार की निस्बत अल्फाज का मुतालिया करता है। सो ये ज़रूरी है, लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हर चीज़ में यूज़ होते हैं, चाहे कोई प्रोज़ हो या, लेकिन पोएम में तो ज़रूर यूज़ होते हैं। पोएम में लाइक फोनोलॉजिकल लेवल आपको पता है साउंड से रिलेटेड है, और पोएम सारी इन चीज़ों पे होती है, राइम स्कीम, लाइक कॉन्सोनेंस, इंसोनेंस, ये सारी चीज़ें इसी में होंगी। फिर अब यहाँ पे हमारा जो मेन जो टारगेट स्टार्ट होता है इस टॉपिक का, वो यहाँ से कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पोएम। सो द नरेटिव वॉइस ऑफ द कैरेक्टर इन द पोएम होली थर्सडे। सो अब यहाँ पे लाइक जो नरेटिव वॉइस है वो करेक्टर की किस तरह है, होली थर्सडे की। होली थर्सडे इज़ अ फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन, मीन्स फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन है ऑफ फीलिंग्स अबाउट अ रिलीजियस ट्रेडिशन इन विच द नरेटर हिमसेल्फ डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट द चर्च। मीन्स नरेटर खुद जो है जो अपनी फीलिंग्स है वो चर्च से रिलेटेड जो है डिस्क्राइब कर रहा है, एंड हाईलाइट्स द हिपोक्रेसी ऑफ द कैथेड्रल बाय यूजिंग द थीम ऑफ इनोसेंस विद आयरनी। और जो हिपोक्रेट है मीन्स जो मुनाफिक लोग, मीन्स उनकी मुनाफिकत को जो है उजागर करता है, सितम ज़रफ़ी के साथ मासूमियत की थीम का इस्तेमाल करते हुए, लाइक आयरनी, विद आयरनी के साथ। सो ये जो है फिर लाइक जो स्टार्ट होता है जब भी आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हो तो इसमें आपने पोएम के कौन नरेट कर रहा है इस पोएम को ये बताना होगा। सो नरेटिव वॉइस। अब आते हैं ग्राफोलॉजिकल लेवल पे। सो ग्राफोलॉजिकल लेवल में क्या होता है, ग्राफोलॉजिकल लेवल से आप बखूबी वाकिफ़ हो, जिसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन की। अब एट वेरी फर्स्ट ग्लेंस द पोएम इज़ कंपोज्ड इन 3 स्टेंजाज। पोएम के ऑब्वियसली 3 स्टेंजाज है। आपने हर चीज़ देखना होगा अगर आपने किसी भी पोएम की लाइक एनालिसिस करनी तो। अब इस पोएम में जो है आपको पता है कि 3 स्टेंजाज है हमारे पास, और हर स्टेंजा के अगर हम देखें कितने लाइंस है, यहाँ से लाइक 16 लाइंस है हमारे पास इस पोएम के। सो 16 लाइंस है इस पोएम के और 3 स्टेंजाज हुए। उसके बाद यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब पूरे पोएम में जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कैपिटलाइजेशन का यूज़ भी हुआ है, ये पूरे फिर आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर हम इसकी कैपिटलाइजेशन की बात करें ये पोएम की, सो ईच लाइन ऑफ द 3 स्टेंजा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। जो स्टेंजा के तीनों लाइंस हैं, मतलब जितने भी लाइक 3 स्टेंजाज हैं हमारे पास, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इन टाइटल वी सी दैट देयर इज़ ए यूज़ ऑफ एरो विच शोज़ द फ्लो ऑफ समथिंग, the continuity of something. There are some words within the stanzas and within the lines which are also capital. मतलब स्टेंजा के अंदर भी कुछ ऐसे लाइंस है मिड में जो वो भी कैपिटल से लिखे गए। लाइक इन फर्स्ट स्टेंजा, अब फर्स्ट स्टेंजा में जो है होली थर्सडे, ये मिड लाइक कैपिटल लेटर से लिखा गया, होली स्टार्ट में, फिर उसके बाद थर्सडे अगेन इन्होंने कैपिटल में लिखा है। सो इट इज़ इन कैपिटल लेटर्स। अब ये किस चीज़ को शो करता है कि मीन्स इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड इन पोएम, मीन्स इस वर्ड की इम्पोर्टेंस को शो करता है। इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस नियर पोइट एज ही प्लेस इन वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इन कैपिटल लेटर्स। दीज 2 things shows the importance of this word in the theme
ऑफ द पोएम एंड इन लाइन 4 वर्ड। अब लाइन 4 में क्या होता है, वर्ड पॉल एंड थेम्स आर इन कैपिटल लेटर्स। पॉल एंड थेम्स लाइक एक रिवर है, उसको जो है कैपिटल लेटर से लिखा गया है। लाइक आपने ख़ुद देखना होगा कि कैपिटलाइजेशन, अब अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन से आपको पता है कि क्या मुराद है। कैपिटलाइजेशन में आपने यही देखना है कि कौन से लेटर्स जो है कैपिटल से लिखे गए हैं, चाहे वो मिड में हो, स्टार्ट में हो या बिल्कुल एंड में हो, आपने सब कुछ बताना होता है और उन लाइंस को मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं यूज़ ऑफ पंक्चुएशन। Poet also uses many punctuation marks to present different views in poem. In this poem we can see there is a use of full stop, full stop का यूज़ किया गया है, colon का यूज़ किया गया है and semicolon abundantly, semicolon का भी यूज़ किया गया है। अब हमारी बात आती है फोनोलॉजिकल लेवल पे। ये तो हो गई ग्राफोलॉजिकल लेवल, अब बात करते हैं फोनोलॉजिकल लेवल। सो जब भी आप लाइक ग्राफोलॉजिकल लेवल की बात करेंगे उसमें आपने एक तो कैपिटलाइजेशन को देखना होगा, फंक्चुएशंस को देखना होगा। सो फोनोलॉजिकल लेवल में सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की। द पोएम इज़ कंसिस्टेड ऑफ 3 स्टैंजाज एज वी नो। और फोनोलॉजिकल लेवल डील्स किस चीज़ से करती है, फोनोलॉजी से। एंड राइम स्कीम ऑफ एनी पोएम, फोनोलॉजिकल की जब भी हम बात करेंगे तो राइम स्कीम की भी हम बात करेंगे। As far as we concerning with the written text of poem, then the rhyming scheme of poem can be analyzed. Like the rhyming scheme in this poem is couplet. So couplet की फॉर्म में है, like form as double A double B। पोएम की जो राइम स्कीम है वो डबल A डबल B है। हम खुद भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह ये डबल A डबल B है। लाइक यहाँ पे क्लीन ग्रीन डबल A, फिर उसके बाद स्नो फ्लो डबल B, टॉन ऑन डबल A, लैम्स हैंड्स डबल B, सॉन्ग अमंग डबल A, पोर डोर डबल B। सो ये थे इसके फोनोलॉजिकल लेवल्स में से राइम्स की। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इमेजरी एंड द लास्ट थिंग लाइक वी कैन से सिम्बोलिज्म। सो फॉर एग्जांपल फ्लावर्स। अब फ्लावर्स में क्या है, दिस जजमेंट स्ट्रेसेस द चिल्ड्रंस पिटीनेस एंड फ्रिजिलिटी, दे आर लंडन्स फेयरेस्ट प्रोडक्ट। सो फ्लावर्स किस चीज़ की जो है लाइक किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देती है, ये फ़ैसला जो है बच्चों की खूबसूरती और नज़ाकत पर ज़ोर देता है। वो लंदन के हैं सबसे खूबसूरत मसनूआत, मींस दे आर लंदन्स फेयरेस्ट प्रोडक्ट, सबसे खूबसूरत मसनूआत। उसके बाद चिल्ड्रन किस चीज़ के, शायर जो है बच्चों को पाकीज़गी, मासूमियत और सुकून की तस्वीर लेता है। मींस जो बच्चे उनको ऐसे रिप्रेजेंट किए कि वो प्योरिटी, इनोसेंस और कामनेस की जो है एक सिंबलाइजेशन है। उसके बाद लैम्स मींस मेमने, बच्चे अपनी मासूमियत और हल्मी के साथ साथ आवाज़ में भी मेमने की तरह होते हैं, इनकी बचगाना आवाज़ों से। फिर यूज़ ऑफ मेटाफर कि पोइट यूजेस मेटाफर्स फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन बाय यूजिंग अंडर मेंशन्ड वर्ड्स लाइक ग्रे हेडेड बर्ड्स, वॉक्ड लाइन, दीज फ्लावर्स ऑफ लंडन, मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्स। मेटाफर में आपको पता है किसी भी चीज़ को डायरेक्ट जो है लाइक कंपेयर किया जाता है, तशबीह दी जाती है, लेकिन सिमिली में जो है हम लाइक और एस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम सिमिली की भी बात करेंगे। सिमिली में लाइक ग्रे हेडेड बेडलेस वॉक बिफोर विद वेंट्स एज वाइट एज स्नो। अब यहाँ पे एज क्या है हमारे पास, सिमिली है। टिल इनटू द हाई डोम ऑफ पॉल्स दे लाइक थेम्स वाटर्स फ्लो, लाइक हमारे पास क्या है, सिमिली है। नोर लाइक अ माइटी विंड दे रेज टू हेवन द वॉइस ऑफ सॉन्ग, तो यहाँ पे लाइक हमारे पास सिमिली है और लाइक हमारे पास सिमिली आ गई। अब हम बात करते हैं ग्रामेटिकल लेवल की, ग्रामेटिकल लेवल में क्या होता है। सो द ग्रामेटिकल लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल। नो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई इन देयर। मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस आर यूज, प्रेपोजिशन का ज़्यादा यूज़ हुआ है पूरे पोएम में। स्ट्रक्चर इज़ फ्री, नो ग्रामेटिकल रूल्स आर देयर, कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं किए गए। फिर उसके बाद आते हैं लेक्सिकल लेवल की तरफ। लेक्सिकल लेवल जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पूरे किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी पोएम का, किसी भी नॉवल का या किसी भी प्रोज का। सो इसके अगर हम लेक्सिकल लेवल की बात करें, लाइक यहाँ पे क्या बताया गया, इन दिस पोएम पोइट चूजेस वेरी सिंपल लेक्सिकल आइटम्स, मोस्टली नॉन्स आर यूज्ड, नॉन का ज़्यादा यूज़ किया गया है इन द पोएम, विच क्रिएट द सेंस ऑफ इनोसेंस इन द पोएम, जो किस चीज़ की लाइक
किस चीज़ को जो है ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, इनोसेंस को पोएम में. एंड यूज ऑफ नोन शोज दैट पोएट deliver of many ideas by using different famous nouns related to geographical surroundings of the church like he uses. तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल कुछ और चीज़ें बताऊँगा कि जैसे अब पोइट ने जो है किस तरह के एडजेक्टिव यूज़ किए हैं पूरे पोएम में. पूरे पोएम में पोइट ने इनोसेंट, क्लीन, ये जो है एडजेक्टिव यूज़ किए. रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, हाई, ऑन, लिटिल, माइटी, हार्मोनियस, वॉइस एंड फोर एंड चेरिश. ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव यूज़ किए पूरे पोएम में. उसके बाद कौन से एडवर्ब यूज़ किए गए, बिफोर, देयर, नाउ, देन. उसके बाद कौन से कंजंक्शन यूज़ किए गए हैं, एंड, और, ये 2 कंजंक्शन यूज़ हुए. उसके बाद डिटर्मिनर कौन से यूज़ किए, अ, द, दीज, ऑल, द एंड एन. नॉन कौन से यूज़ किए, ट्वाइस, होली, थर्सडे, सॉन्ग, फेसेस, ग्रे, bedless, thunderings, wands, show, dome, pole, Thames, water flow, multitude, flowers, London, town, companies. तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की गई है. और वर्ब कौन से यूज़ किए, वॉकिंग, हेडेड, वॉकड, लाइक, सीम्ड, सिटेड, सिट, राइजिंग, एग्री एंड ड्राइव. और प्रपोजिशन में लाइक कौन कौन से यूज़ हुए, प्रपोजिशन में ऑन, इन, टिल, इनटू, ऑफ, लीस्ट और विद, लाइक, अमंग, बीनीथ, फ्रॉम. और प्रोनाउन कौन से यूज़ हुए, देयर, दे, यू, योर, देम, व्हाट. नंबर कितने यूज़ हुए, 2. सो ये थी पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन किसी भी आपने पोएम की अगर स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी हो. सो कंक्लूजन, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बाय द पोएट प्लेज अ पिवटल रोल या अ वेरी वाइटल रोल इन मीनिंग कंस्ट्रक्शन. It supports the reader to apprehend the meaning the poet is trying to pass on. A stylistic analysis of this poem has shown that there is a dissimilarity between poetic and non-poetic language as means of defining literature. Obviously जब आप poetry करते हो तो आपकी language different होती है और आप किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हो, राइम स्कीम देखते हो उसमें, कॉन्सोनेंस, इनोसेंस, एलिट्रेशन. सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसमें देखते हो. तो इसमें भी यही बताया गया कि कंक्लूजन में कि यही सब कुछ पोइट के साथ भी होता है. जो पोइट होते हैं या नॉन पोइटिक लैंग्वेज होती है, पोइटिक या नॉन पोइटिक लैंग्वेज होती है. सो ये था पोएम आज का. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अब पता चल गया होगा कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किस तरह करते हैं किसी भी पोएम की. और एक और पोएम की भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.